हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 97 है और इसकी डेट क्या है 4 मार्च 2022। ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया की। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपका जो क्लास 10th का टर्म 2 का एसएसटी का सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको जितनी भी वर्कशीट मिलेंगी, वीक में 2 ही वर्कशीट मिलेंगी अब आपको, और वो वर्कशीट आपकी क्या होंगी, रिवीजन वर्कशीट होंगी, जिसमें हम आपके जो भी टर्म 2 के चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आई हुई हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि आप क्रैश कोर्स लेकर आइए, तो मैं नेशनलिज्म इन इंडिया ही पढ़ रहे हैं अभी हम क्रैश कोर्स में अपने। तो मैंने उसके लिए अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाइए वहाँ पे लेक्चर्स देखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अलग से मैंने सिलेबस की भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। आज की जो वीडियो रहेगी काफ़ी लंबी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें 10 क्वेश्चन आपको वैसे करने हैं, लिखने वाले हैं। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी हमारे को करना है। तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो एंड तक जरूर बने रहना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में भी आपकी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वाई वॉज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च? तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो क्यों शुरू किया गया था, और एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में सोसाइटी के किन किन पोर्शंस ने, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज अ पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च इन 1920 बाय द महात्मा गांधी टू हैव इंडियंस रिवोक देयर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग, और रिवोक का मतलब होता है वापस लेना। यानी कि जो इंडियंस लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको वो वापस ले लें। क्योंकि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, बाहर की गवर्नमेंट है, और बाहर के गवर्नमेंट को हमारे देश के बारे में कुछ नहीं पता। वो हमारे देश पे शासन इसलिए कर रही है क्योंकि हमने उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। गांधी जी कहा करते थे कि अगर इंडियंस ने अपना पूरा सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से वापस ले लिया ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश साम्राज्य ढह जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन बोलते थे? गांधी जी कहते थे। तो इसलिए गांधी जी ने सेल्फ गवर्नमेंट्स मतलब स्वराज की प्राप्ति के लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था। द डिफरेंट सोशल ग्रुप विच पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आर द लिस्टेड बिलो। उनकी लिस्ट नीचे दे रखी है। कौन कौन है भाई? देखो, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द टाउन एंड सिटीज। ध्यान रखना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था ये भी टाउन और सिटीज में ज़्यादा फेमस था, रूरल एरिया में थोड़ा कम फेमस हुआ था। ठीक है, वर्कर्स इन द प्लांटेशन वर्कर के बारे में आपको बताया था। असम के जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सबने उसको अपने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था मूवमेंट को। ठीक है, पीजेंट इन द कंट्री साइड, देश के अलग अलग हिस्सों में जो पीजेंट थे, किसान थे छोटे मोटे, उन्होंने, और ट्राइबल लोगों ने, आदिवासियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें मैंने आपको आंध्र प्रदेश का वो जो अलूरी सीतारमन राजू के अंतर्गत के नेतृत्व में, के लीडरशिप में चलाया गया जो मूवमेंट था ट्राइबल्स लोगों का, वो बताया भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वट वर द रीजन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? डिस्क्राइब इट्स अफेक्ट या इट्स अफेक्ट ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था, ये क्यों शुरू किया गया था, और इस खिलाफत मूवमेंट के इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़े? तो भाई पहली बात, खिलाफत मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ 2 अली ब्रदर्स नेम मोहम्मद अली एंड द शौकत अली। यानी कि 2 अली बंधुओं ने, 2 अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। कौन कौन से अली ब्रदर्स थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने, इनकी लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था। दिस एक्शन वॉज स्टार्टेड टू सपोर्ट द सल्तनत ऑफ टर्की whom the मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिडर देयर रिलीजियस हेड। तो जो टर्की एरिया में जो खिलाफत के खिलाफ मुस्लिम लोगों के जो एक स्पिरिचुअल गॉड थे, स्पिरिचुअल हेड थे, जिनको वो लोग खलीफा कहा करते थे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। क्या हुआ था, इसकी स्टोरी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताई हुई है। लेक्चर वीडियोस आप देखिएगा, आपको पूरा अच्छे से जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, द कंबाइंड खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज द फर्स्ट ऑल इंडियन agitation against British rule. It saw an unprecedented degree of Muslim-Hindu cooperation, and it is established the Gandhi and his tactic to nationalist
प्रोटेस्ट। इसमें इस मूवमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि ये एक पैन इंडिया ऑल इंडिया मूवमेंट बन चुका था। ऑल इंडिया एजिटेशन मतलब गुस्सा था ब्रिटिशर के खिलाफ, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर जो है भाग लिया था। और मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी की टैक्टिक का इस्तेमाल किया गया था। और गांधी जी की टैक्टिक क्या थी? गांधी जी सत्याग्रह को लेकर आए थे अपने साथ अफ्रीका से 1915 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉट ऑल सोसाइटी सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। यानी कि जो स्वराज का एक कॉन्सेप्ट था उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सपोर्ट द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द 1930। तो भाई 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कैसे नहीं किया था, इस पूरे स्टेटमेंट को आपको लिखना है। तो देखो भाई, हम देखते हैं कि नॉट ऑल द सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वराज। यानी कि जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वन सच ग्रुप वॉज द नेशनल्स अनटचेबल। जो देश के अनटचेबल लोग थे, अछूत लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था। क्यों? बिकॉज हु वर फ्रॉम 1930 हैव बिगिन टू कॉल देमसेल्फ एज दलित। क्योंकि देखो भाई, जो अनटचेबल थे उन्होंने अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया। ठीक है, द कांग्रेस हैज़ इग्नोर द दलित फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग। अब देखो, जो कांग्रेस थी ना, उसने भी दलितों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने दलितों को बिल्कुल इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को डर था कि अगर हम अपनी पार्टी में इन दलित को शामिल करेंगे, दलितों को भी आगे लेकर आएंगे, तो क्या होगा? हमारी पार्टी के जो मेन स्ट्रीम के अपर क्लास लोग हैं वो भी हमारी पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, तो कांग्रेस बिखर जाएगी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने दलितों को इग्नोर करा जहां तक पॉसिबल था। ठीक है, हाई कास्ट हिंदू जो हैं वो वरना अलग हो जाते थे कांग्रेस से। द दलित्स वांटेड टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट एंड डिस्कस वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। और वहीं दलित क्या चाहते थे? उसे पता था कि कांग्रेस हमारे लिए काम नहीं कर रही है, इसलिए दलित चाहते थे कि वो अलग ही रहें, उनकी अलग ही पार्टी बने। ठीक है, आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट द मुस्लिम फेल एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। देखो, एलियनेटेड का मतलब होता है अपने आप को अलग फील करना, पृथक फील करना। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद क्या होता है भाई? मुस्लिम लोगों को लगता है कि ये जो कांग्रेस है ना, ये तो हिंदुओं की पार्टी है, हमारे लिए कोई काम नहीं करने वाली है। तो देश के जो मुसलमान लोग थे उनको बड़ी अलगाव वाली फीलिंग आने लगी थी कि कांग्रेस हमारी नहीं है। ठीक है, द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड, मतलब जुड़ी हुई थी विद द हिंदू महासभा। द सिविल डिसोबे मूवमेंट further represented the Muslim as a minority compare with the Hindu majority। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी ये बातें दिखाई गई थी कि हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या होता है ना, मुस्लिम लोगों को जो है हिंदू से बहुत नफरत होने लग जाती है। दिस लेड टू द कम्युनल राइट्स, यहाँ तक कि उनके हिंदू और मुस्लिमों के बीच में धर्म के आधार पर दंगे तक होने लग जाते हैं। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने लग जाती है। तो हम देखते हैं कि स्वराज का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें मुस्लिम लोगों ने और दलित लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और क्यों नहीं किया था वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर द 2 टाइप ऑफ डिमांड मेंशन बाय द गांधी जी इन हिज लेटर टू वायसराय इरविन इन 1930। 1 जनवरी 1930 में 31 जनवरी को वायसराय इरविन ने जो लेटर लिखा था, गांधी जी ने जो वायसराय इरविन को लेटर लिखा था उसमें उन्होंने कौन कौन सी डिमांडें रखी थी। वाई वाज अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स वाज मोस्ट स्टिरिंग डिमांड। और गांधी जी की जो सॉल्ट टैक्स को रिमूव करने की, अबॉलिश करने की जो डिमांड थी वो बहुत ही स्टिरिंग डिमांड क्यों थी, बहुत ही बेसिक डिमांड क्यों थी? तो देखो, हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने लेटर में 2 डिमांड रखी थी। एक तो रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को कम करना, और अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स यानी कि नमक कर को खत्म करना। अब नमक कर जो था यानी कि सॉल्ट टैक्स जो है उसको हटाने के लिए इतनी स्टेरिंग डिमांड इसलिए हो रही थी बिकॉज इट अफेक्टिंग द ऑल कमोडिटीज ऑफ द पीपल। ऑल सोसाइटी के लोगों को और सोसाइटी की कम्युनिटीज की नीड्स को जो है प्रभावित इम्पैक्ट करता था। कैसे प्रभावित करता था? क्योंकि देखो भाई, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, खाना तो सबको खाना ही है ना, और बिना नमक के तो भाई खाने का क्या ही स्वाद है। तो नमक बहुत बेसिक नीड है सबके लिए आज भी। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने इसको हथियार बनाया अपना।
क्वेश्चन नंबर 5 है प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द महात्मा गांधीज आइडिया एंड द नोशन ऑफ स्वराज सपोर्ट द स्टेटमेंट। देखो हम देखते हैं कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए गांधी जी के आइडिया का, गांधी जी के स्वराज की आइडिया का कुछ अलग ही मतलब था। हम देखते हैं प्लांटेशन वर्कर क्या सोचते हैं कि अगर स्वराज आ जाएगा तो हमारे को अपने प्लांटेशन का जो एक कॉन्कोबाइन एरिया है, यानी कि जो एक बंद के हम रहते हैं एक प्लांटेशन एरिया में, उससे हमारे को आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, द वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर इन द असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या था इसका मतलब? प्लांटेशन वर्कर के लिए इसका मतलब था कि अपने कन्फाइंड एरिया से वो फ्री हो जाएंगे। इन विच दे वर एनक्लोज्ड एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम अंडर द Inland Immigration Act 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। देखो भाई 1859 का जो प्लांटेशन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसमें क्या था, प्लांटेशन वर्कर को एक जगह ही रहना पड़ता था। ठीक है, उनको जानने की, उस एरिया को छोड़ने की परमिशन नहीं मिलती थी। तो जो प्लांटेशन वर्कर थे उनका मानना था कि अगर गांधी जी का स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता तो उसका मतलब ये रहेगा कि हमारे को हमारे कॉन्क्यूबाइन एरिया से आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड अथॉरिटीज, जब उनको लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो उसका मतलब क्या है कि अब हमारे को अपने घर वापस जाना है और जो प्लांटेशन अथॉरिटी हैं उनको डिफाई करना है, उनको विरोध करना है। They believed that गांधी राज was coming and everyone would be given land in their own village। उनको लगा कि गांधी जी का जो राज है वो वापस आने वाला है और सभी प्लांटेशन वर्कर को उनके खुद के गांव में अपने लिए जगह यानी कि लैंड मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अपने बोर्ड के पर्सपेक्टिव से लेकर चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द मेजर टेकन बाय द गांधी जी टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने भारत में यानी कि इंडिया में जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं अडॉप्ट किए। तो सबसे पहली बात उन्होंने अनटचेबल लोगों को हरिजन का नाम दिया। हरिजन कहा उन्हें? हरिजन का मतलब होता है गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी कि भगवान के बच्चे। ठीक है, ही organized सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंट्री इनटू टेम्पल एंड एक्सेस टू पब्लिक वॉल, टैंक, रोड एंड स्कूल। उन्होंने जो है सत्याग्रह जो है लॉन्च किए ताकि उन सत्याग्रह में वो अपनी उस डिमांड को रख सके जिसके तहत दलितों को यानी कि अनटचेबल लोगों को टेम्पल में, है ना, रोड वगैरह में, स्कूल में, वेल मतलब जो पब्लिक वेल है यानी कि सार्वजनिक कुएं में एंट्री मिल सके। ऐसा ना हो कि उन्हें वहां जाने से रोक दिया जाए। ठीक है, और यहाँ तक कि ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट, उन्होंने बाथरूम तक की सफाई की थी। क्योंकि देखो हमारी सोसाइटी में क्या है कि बाथरूम साफ करने का काम क्या होता है, नीचे जाति के लोगों का होता है। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। ठीक है, ये तो तुम छोड़ ही दो कि जो नीचे जाति का है वो टॉयलेट ही साफ करेगा। वो कहते हैं देखो मैं एक ओबीसी हूँ, मैं एक गुजराती होकर जो है टॉयलेट साफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो गांधी जी ने जो है डिग्निफाई एंड वर्क ऑफ भंगी एंड परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हर्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने जो है भंगी वाले जो काम होते हैं वो भी काम किए ताकि अपर क्लास के लोगों का जो हर्ट है उसमें चेंज वो ला सकें। ठीक है, आपको पता ना गांधी जी हृदय परिवर्तन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। हृदय परिवर्तन मतलब हार्ट चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट डाउन द फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ना 2 चीज़ें एक ही बार में पूछनी इसलिए काफ़ी लॉन्ग है। देखो पहले तो हम क्या बात करेंगे कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसके मेन फीचर क्या थे, इसमें किन किन मेन मुद्दों को उठाया गया था। तो मेन फीचर थे पीजेंट नहीं पीजेंट यानी कि किसान जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया लैंड रेवेन्यू पे करने से एंड चौकीदारी टैक्सेस से। ठीक है, चौकीदारी टैक्सेस को पे करने से और लैंड रेवेन्यू को देने से उन्होंने मना कर दिया। उसका पहली डिमांड तो ये थी। प्लस सेकंड पॉइंट, इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रास कैटल। और जिन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, जिन आदिवासी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी वो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा पा रहे थे, उस लॉ को डिफाई करना मतलब उस लॉ को वापस लेना। ठीक है,
ताकि लोग जो है, नॉर्मल लोग जो हैं वो वहाँ से अपनी लाइवलीहुड कलेक्ट कर सकें और अपने जो कैटल्स हैं उनको वहाँ पे ग्रेजिंग करवा सकें, यानी कि घास चरवा सकें। ठीक है। थर्ड पॉइंट है वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। सिविल ओबीडियंस मूवमेंट में हम देखते हैं कि वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें किया था। ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, वो ये है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कैसे अलग है। तो 3 तरीके हैं, 3 डिफरेंसेस दिए गए हैं। पहली बात है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब 1920 में स्टार्ट किया गया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एम्ड एट द रिफ्यूजल टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट while the civil disobedience movement was aimed at breaking certain laws। देखो, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो गवर्नमेंट के जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको वापस लेने से रिलेटेड था। वहीं दूसरी तरफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा कह सकते हैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगेंस्ट वाला था। इसमें जो गवर्नमेंट के कानून थे उनको तक क्या करा गया, रिजेक्ट किया गया, उनको ब्रेक करने की कोशिश की गई थी। जैसे गांधी जी ने दांडी की पूरी एक मार्च किया था, दांडी मार्च में जाके उन्होंने सॉल्ट बनाया था दांडी में जाके। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि गांधी जी ने लॉ ब्रेक किए थे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज द लॉन्च टू यूनिफाई द हिंदू एंड मुस्लिम। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो हिंदू और मुस्लिमों को एकता के साथ खड़ा करने के लिए जो है शुरू किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वॉज लॉन्च टू अटेन पूर्ण स्वराज। ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब का मेन मुद्दा था कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रह के ही अपने लिए थोड़ा बहुत जो है हम काम कर सकें। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आते आते जब गांधी जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो कहते हैं अब सिर्फ स्वराज से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब तो हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरी आज़ादी चाहिए। अब छोटी मोटी आज़ादी नहीं चाहिए हमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? तो देखो, इट वॉज अ एग्रीमेंट और अ डील बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, विच वॉज मेड ऑन 24 सितंबर 1932। ये एक एग्रीमेंट था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में, जिसको 24 सितंबर 1932 को लाया गया था। ठीक है। मतलब उसमें साइन हुए थे। ये क्या डिमांड करता था? इसमें डिमांड थी अम्बेडकर की, अम्बेडकर वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरल एंड रिजर्व सीट फॉर द दलितों के लिए एक अलग ही सेपरेट एरिया बनाना चाहते थे वो। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ये कहते थे कि वो एक ही भारत का अंग है। ठीक है। वांटेड अ नेशन ऑफ इक्वलिटी, रिफ्यूज्ड एंड हिज एग्रीमेंट मेड बोथ ऑफ देम टू हैव अ डील बिटवीन महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ रिजर्व सीट। तो क्या होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें महात्मा गांधी इस डिमांड पे एग्री कर जाते हैं कि दलितों के लिए एक रिजर्व सीट रहेगी, रिजर्व एरिया रहेगा कि जहाँ पे सिर्फ दलित लोग ही खड़े हो सकते हैं, दलित लोग वोट दे सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जो अलग सेपरेट इलेक्टोरल एरिया मांगने की डिमांड थी उसको उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये तो था पैक्ट 1932 का। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। आप ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवी देखिएगा, आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी वो वीडियो। ठीक है। बहुत ही आराम से मिल जाएगी, चेक करना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके। ठीक है। उसमें आपको पूना पैक्ट का जो है बहुत अच्छे से इंसिडेंट दिखाया जाएगा, देखना आप, बहुत अच्छा है वो। मैं आपको ना ऐसा करूँगी, वीडियो का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है। वो मूवी देखना आप जब भी टाइम मिले। अभी तो क्या टाइम शायद नहीं होगा, अभी आप पढ़ने में लगे होंगे, पर टाइम मिले तो वो मूवी देखना। आपको उसमें पता लगेगा कि कितना ज़्यादा अम्बेडकर के ऊपर दबाव आ गया था कि उनको अपनी डिमांड पीछे करनी पड़ी, मतलब उन्हें अपनी वो जो डिमांड थी वो छोड़नी पड़ी सेपरेट इलेक्टोरल एरिया की। ठीक है। गांधी जी अमरण अनशन पे बैठ गए थे, मरने वाली हालत हो गई थी गांधी जी की। तब जाके गांधी जी के फेवर वाले जो लोग थे, गांधी जी के सपोर्टर्स ने अम्बेडकर पर बहुत दबाव बनाया कि प्लीज़ अपनी डिमांड, अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरल की मांग है उसको त्याग दो, छोड़ दो, वरना गांधी जी मर जाएंगे। ठीक है। तो अम्बेडकर बहुत दबाव में आते हैं और बहुत ही अनिच्छा के साथ इस पूना पैक्ट में वो साइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमेशा ना अम्बेडकर जी और गांधी जी की कभी नहीं बनी। अम्बेडकर जी को लगता था कि गांधी जी सिर्फ ढोंग करते हैं दलितों को मतलब दलित उत्थान का, दलित वेलफेयर का सिर्फ वो ढोंग करते हैं, एक्चुअल में वो कोई काम करना नहीं चाहते, ऐसा अम्बेडकर जी को लगता था। इसलिए अम्बेडकर और गांधी की कभी नहीं बनती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई डिड इंडियन अपोज साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन आता है, लोग जो है साइमन कमीशन गो बैक करके नारे लगाने लग जाते हैं, है ना, ब्लैक झंडी दिखाते हैं इसको। तो इतना अपोजिशन क्या हो रहा था इस कमीशन का? तो देखो, इसका अपोजिशन इसलिए हो रहा था
क्योंकि साइमन कमीशन का क्या काम था, साइमन कमीशन आया था इंडिया में देखने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। और इस कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सारे कौन थे, ब्रिटेन के मेंबर थे, इंडियन मेंबर एक भी नहीं था। अब एक बात बताओ, तुम खुद ही सोचो, ब्रिटेन के लोग आएंगे ब्रिटेन के ऊपर स्टडी करने के लिए, तो क्या वो अपनी कमियां बताएंगे? नहीं बताएंगे ना, बिल्कुल भी। इसीलिए लोगों ने जो है, इंडियंस लोगों ने इसका अपोज किया कि क्यों इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, ठीक है। तो लोगों ने इसलिए इसको अपोज किया था। देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका सोर्स बेस्ड स्टडी है, केस स्टडी आई है। तो देखो, जब मैं आपको केस स्टडी का आपको दिखा देती हूँ, क्या है सीन केस स्टडी का। केस स्टडी दे रखी है आपको यहाँ पर ये रही, ठीक है। तो जो आपकी बुक में सत्याग्रह वाला पोर्शन है, ये वही सत्याग्रह का पोर्शन यहाँ पे उठा के दिया हुआ है। इसमें बताया है कि सत्याग्रह का जो आइडिया था वो क्या आइडिया था, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी। तो आप पढ़ना, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपने, ठीक है। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो देखो, सत्याग्रह को जब आप ब्रेक करेंगे ना तो आएगा सत्य प्लस आग्रह। सत्य का मतलब होता है सच, और आग्रह का मतलब होता है डिमांड करना। तो यानी कि सच्चाई की डिमांड करना ही सत्याग्रह होता है। और गांधी जी जो हैं वो सत्याग्रह के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप सच्चाई का रास्ता लेके चल रहे हो ना तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे, और आपको वायलेंस की यानी कि किसी भी तरीके की फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। द वर्ड सत्याग्रह इज फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सत्या मीन्स ट्रुथ एंड द आग्रह मीन्स होल्डिंग फर्मली, यानी कि इसको मजबूती से पकड़े रखना। फॉर गांधी जी सत्याग्रह वेंट फार बियॉन्ड जस्ट पैसिव रेसिस्टेंस, यानी कि उनके लिए एक पैसिव रेसिस्टेंस था, यानी कि बिना किसी हथियार को उठाए आप सिर्फ रेसिस्टेंस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सत्याग्रह, ठीक है। बी है आपका, व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ सोल। सब्सटेंस ऑफ सोल क्या है भाई? ट्रुथ। सब्सटेंस ऑफ सोल है ट्रुथ, यानी कि आत्मा की सबसे बड़ी आवाज क्या होती है? सच्चाई का साथ देना, ठीक है। सी है, हु वर्शिप द वॉर गॉड, यानी कि लड़ाई के जो देवता हैं उसकी पूजा कौन करते थे भाई? ब्रिटेन के लोग करते थे। ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड, ठीक है। राइट अ ब्रीफ गिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। आप जो पैराग्राफ पढ़ोगे ना उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा देखने को, कि वो पैराग्राफ जो है सत्याग्रह के आइडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है एंड द पावर ऑफ ट्रुथ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। तो बस यही था उसका आइडिया, बस उस पैराग्राफ में ना यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बस आपने इतना ही करना है। बस आज की जो आपकी वीडियो थी वो इतनी ही थी। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और